जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं शिफा खान आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, अच्छे से हमारा साथ दीजिए, हम और भी अच्छे से मेहनत से पढ़ाएंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमने लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट को मैंने बिल्कुल कवर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट एक एक पॉइंट सारे उसके आर्टिकल सब कंप्लीट करा दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें आर्टिकल 124 ही है, क्योंकि ये पूछेगा अगर आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा तो 124 सबसे ज़्यादा आता है कि सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल में है। बिल्कुल सीधा सिंपल है ना। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। और जो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो आता है अगर डीप पूछना है पॉलिटी में, तो वो क्वेश्चन आते हैं फिर कॉन्सेप्ट से, है ना। वो क्वेश्चन आते हैं फिर कॉन्सेप्ट से। तो हम आर्टिकल 123 से स्टार्ट करते हैं रिवाइज करना। आर्टिकल 123 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश। क्या हुआ? ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश 123 में। तो अध्यादेश जो है वो कितने दिन के लिए, मैक्सिमम कितने दिन के लिए लागू हो सकता है, और जो संसद है, संसद इसको कितने दिन में अप्रूव करेगी, जब ही क्या होगा ये परमानेंट कानून बनेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था। इसका जो बेस्ट आंसर दिया है वो 3 बच्चे हैं और ये बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आंसर दें। वो हैं प्रतिमा यादव, हरेंद्र दास और एक मेगा मार्ट। ठीक है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आंसर देने की कोशिश करें। क्लियर? तो 123 में क्या है? अध्यादेश। अध्यादेश का हमने पूरा पढ़ लिया था। 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन। 125 में सुप्रीम कोर्ट का वेतन। 126 में एक है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। 127 में एडहोक यानी कि तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश। 128 में है सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड। अब इसको अब ज़रूरत तो नहीं है कि मैं इनको फिर से आपको डिटेल में पढ़ाऊँ, बस ये है कि कार्यकारी का मतलब है जो मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित हैं तो बाकी के जो 33 हैं उनमें से किसी एक को मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा। ठीक है। और तदर्थ यानी कि एट ए टाइम, तदर्थ का मतलब एट ए टाइम यानी कि उस वक्त के लिए, कुछ समय के लिए। तो एडहोक न्यायाधीश उन्हें बनाया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी हो जाए, जो बाकी के 33 उनकी कमी हो जाए तो हाई कोर्ट से जज को बुला लिया जाता है। फिर इसका प्रोसेस क्या है कि किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, किसकी कौन सलाह देगा, कौन नियुक्त करेगा, वो सब हम डीपली पढ़ चुके हैं। और जिसको समझना है ना वो जरूर वो क्लास देख लेना, सुप्रीम कोर्ट की कंप्लीट है उसमें नॉलेज। इसके बाद सेवानिवृत्त। अब सपोज हाई कोर्ट में जज अवेलेबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए, तो क्या करते हैं फिर जो रिटायर्ड जज हैं उनको अपॉइंट कर लेते हैं। 128। इसके बाद है आर्टिकल 129, 129, आर्टिकल 129। 129 आर्टिकल में है कि सुप्रीम कोर्ट की जो फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी क्या कहते हैं उनको फैसले सुनाए, यानी जो भी आदेश दिए, वो क्यों कि अभिलेख होगा। ठीक है, यानी कि उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। क्लियर? आर्टिकल 129। इसके बाद मैंने आपको आर्टिकल 130 बताया था। 130 में क्या है? यहाँ पे मैं अभिलेख लिख देती हूँ, समझ जाओगे। सुप्रीम कोर्ट का हर आदेश क्या होगा? एक अभिलेख होगा, जितने भी सुप्रीम कोर्ट फैसले सुनाई, क्योंकि ये आगे फिर हेल्प मिलती है आगे के केसेस के लिए। आगे कोई ऐसा केस आए तो उसमें वही सजा होगी। ठीक है, मैंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे कि कोई छोटा सा केस ले लेते हैं हम। सपोज कोई किसी 2 लोगों में लड़ाई हो गई तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने कि जुर्माना लगा दिया है ना, कि 20,000 का आपको जुर्माना देना है, 6 महीने की जेल। तो अगर उसके जैसा फ्यूचर में कोई ऐसा केस आता है तो वो ही दिया जाएगा, इतने दिन की सज़ा, 6 महीने की सज़ा और 20,000 का जुर्माना ही दिया जाएगा। ठीक है ना। तो एक उनका जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है एक अपने आप में एक अभिलेख के भांति काम करता है। आर्टिकल 130 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का स्थान, यानी कि फ्यूचर में अगर चाहें तो सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ, एक ब्रांच खोल सकते हैं जो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। क्लियर? आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 में क्या है? आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक या मूल अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक या मूल अधिकारिता। इसका मतलब है 131 में कि कौन कौन से ऐसे केस हैं जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर क्या हो सेंट्रल का, इसमें क्या है? मूल अधिकारिता। या तो हो जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का झगड़ा हो जाए किससे? किसी स्टेट गवर्नमेंट से, तो ये वो केस कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा।
या दो स्टेट के बीच, दो राज्यों के बीच झगड़ा हो जाए, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। या ऐसा हो सकता है एक तरफ तो कुछ राज्य हो और एक तरफ केंद्र सरकार हो, उनके साथ भी कुछ राज्य हो, है ना। तो ऐसे 3 तरह के केस हैं, सीधे कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बाकी के 2 आर्टिकल आपको पता ही हैं, तो 71 और 32, उससे भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना। फिर लेकिन उसमें वे है ना कि टाइप्स, 32 के हिसाब से आप मौलिक अधिकार के खिलाफ जाओगे, है ना। और 71 से अगर राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति, इनके जो इलेक्शन होते हैं, इनके इलेक्शन में कोई गड़बड़ हो जाए, कोई विवाद हो जाए, वो 71 के हिसाब से वो कहाँ जाएगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। क्लियर। 131 तक हो गया। इसके बाद 131 के बाद मैंने आपको बताया था 132 में सुप्रीम कोर्ट का अपीली अधिकार। अपील, सुप्रीम कोर्ट में अपील कैसे कैसे होगी, देखो डायरेक्टली जो अपील कर सकते हैं वो हमने तीनों पढ़ लिए, आर्टिकल 71 के थ्रू, 32 के थ्रू और 131 के थ्रू। लेकिन और जो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक जो मामला होगा वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, संवैधानिक मामला होगा तो। और संवैधानिक कोई मामला होगा तो उसमें कितने जज बैठते हैं, 5 जज बैठते हैं, ठीक है ना। 5 जजों की पीठ बैठती है, ठीक, सिर्फ संवैधानिक के लिए। बाकी के लिए 3 होते हैं, क्योंकि 5 होते हैं तो ये हो जाएगा ना। देखो अगर 5 जज हैं किसी एक फैसले को सुनाने के लिए, 5 जज हैं, सिर्फ संवैधानिक पीठ के लिए 5 जज होते हैं, तो 5 में से होगा कि या तो 3 एक तरफ हो जाएं, 2 एक तरफ हो जाएं, तो इनकी बात मान ली जाएगी, यानी कि ऑड नंबर लिया जाता है। और अगर किसी मामले में 3 है, 3 जज हैं, जैसे कि सपोज करो संवैधानिक के लिए जो संवैधानिक मामला होगा तो उसमें तो 5 ही होंगे। मैंने आपको एग्जांपल वो भी दिया था, केशवानंद भारती वाला, बेरूबरी वाला, है ना, जो प्रस्तावना के लिए हुआ था, तो उसके लिए तो 5 होंगे। लेकिन सपोज करो किसी का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, तो सुप्रीम कोर्ट से आगे भाई कहाँ जाओगे, देश से बाहर थोड़ी जाओगे सुप्रीम कोर्ट पे तो दी हैंड है ना। तो फिर आप अपील कर सकते हो कि हम चाहते हैं कि 3 जज बैठे, यानी कि 3 जज इसको वो डिस्कस करें, वो तब फैसला सुनाएं, तो 3 जज भी हो सकते हैं। तो 3 जज में क्या होगा, 2-1 का हो जाएगा, 2 जज ने जो बात कह दी उनकी मानी जाएगी। इसी वजह से ऑड नंबर रखा जाता है। 4 रखेंगे, अगर 4 जज बैठे तो 2 ने सेम फैसला सुना दिया, 2 ने सेम सुना दिया, तो फिर वही बात हो जाएगी, टाई हो जाएगा, किसकी बात माने। क्लियर। तो अपील अधिकार समझ आ गया। सुप्रीम कोर्ट में अपील, पहले एडमिट सूट कराना पड़ेगा। 132, इसके बाद मैंने सीधे पढ़ाया था आपको 137 पढ़ाया था, 137 137 137 इम्पोर्टेंट है, न्यायिक पुनरावलोकन, सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब कि जुडिशियल रीजस्टिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने ही फैसले को बदल सकती है, तो ये पावर किसको दी गई है भाई। देखो यहाँ पे जो अभिलेख है 129 में कि सुप्रीम कोर्ट का कोई और फैसला नहीं बदल सकता, लेकिन भाई वो भी तो इंसान ही है, गलती तो उनसे भी हो सकती है। तो अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट ही अपने फैसले को बदल सकता है। तो किसके हिसाब से, आर्टिकल 137 के हिसाब से। क्लियर। इसके बाद आर्टिकल 139 आर्टिकल 139 में है रिट। देखो आर्टिकल 32 के हिसाब से भी सुप्रीम कोर्ट रिट निकालता है, तो मौलिक अधिकार के लिए निकालता है। सेम वही रिट आर्टिकल 139 के हिसाब से अन्य मामलों के लिए निकालता है। ठीक है, अन्य मामले में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ना समझो आप, सॉरी, मौलिक अधिकार। रिट जारी करना, ठीक। देखो रिट हाई कोर्ट भी जारी करता है। हाई कोर्ट का मैंने आपको बताया था 226 आर्टिकल है, कौन सा, 226। हाई कोर्ट जो होता है 226 आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकार के लिए भी रिट निकाल सकता है और अन्य मामलों के लिए भी, दोनों के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत तो सिर्फ मौलिक अधिकार के लिए निकालेगा और 139 के तहत अन्य मामलों के लिए। समझ आ गई डिफरेंस। सुप्रीम कोर्ट बड़ा है इसलिए इसको 2 आर्टिकल दिए गए हैं ये समझ लो। हाई कोर्ट 226 के हिसाब से दोनों के लिए रिट निकाल देगा। इसके बाद 141 और 143 141 और 143 आर्टिकल 141 देखो,
आर्टिकल 141 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरा भारत मानने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। ठीक है, सभी लोगों को मानने के लिए बाध्य होंगे। जो भी अगर किसी सुप्रीम कोर्ट ने सपोज को कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर राष्ट्रपति भी है ना और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि उनको सुप्रीम कोर्ट माना है, सपोज उनका कोई केस चल रहा है जो राष्ट्रपति नहीं ले रहे, क्योंकि राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा तो होता नहीं है, पता आपको है ना, राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा नहीं लगा सकते। याद है ना, मैंने बताया था प्रेसिडेंट की विशेषाधिकार शक्ति, जो स्पेशल पावर होती हैं, जो बाकी पूरी जनता से अलग दी गई हैं। ठीक है, वही भी बताया था कि आर्टिकल 14 यानी कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, लेकिन फिर भी क्या होता है, राष्ट्रपति को विशेषाधिकार शक्ति है। तो हम कोई भी ले लेते हैं, सपोज कोई डीएम है ना, कोई बड़ा अधिकारी है और उनका कोई मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा कि आपको इस दिन सुप्रीम कोर्ट में आना है, तो अगर वो नहीं आए तो सुप्रीम कोर्ट क्या लगा देगा, अवमानना। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट की क्या की है, अवमानना की, और आपको यानी कि कुछ भी कर सकता है, जुर्माना, जेल में भी भेज सकते हैं। ठीक है, 1 हफ्ते के लिए जेल में डाल दो, नहीं आ रहा तो कुछ भी है ना। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसको पूरा भारत मानने के लिए बाध्य होगा। आर्टिकल 141। आर्टिकल 143 में क्या है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे नहीं कि राष्ट्रपति ने बोल दिया कि बताओ मैं क्या करूं, कोई सलाह दो, कि उसे कंपलसरी फिर देनी पड़ेगी, नहीं। अगर उन्हें लगता है सुप्रीम कोर्ट, देखो बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से, तो आपको इतना तो सेंस है ना, सुप्रीम कोर्ट से किस में, कौन, मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट में सलाह देगा तो कौन देगा, मुख्य न्यायाधीश तो देगा। ऐसा तो ना को बाकी के जज देने लगेंगे, जो चीफ जस्टिस होगा उनके लिए बात है। ठीक है, तो बात क्लियर। तो सुप्रीम कोर्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब बात आती है 143 तक हमने कर लिया, फिर 148 से स्टार्ट करते हैं सीएजी के बारे में, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। 148 देखो, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक हम जो भाग 5 पढ़ रहे हैं, तो खुशी सी हुई होगी कि 151 आर्टिकल आ गया, क्योंकि भाग 5 हमारा 52 से लेकर 151 तक है। तो आज हमारा भाग 5 जो कि सबसे बड़ा है, सबसे डीप, जिसमें सबसे ज़्यादा पढ़ना होता है। बड़ा तो भाग 6 भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़ना इसी में होता है। तो ये हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। 148 से लेकर 151 तक किसका जिक्र है, सीएजी का। सीएजी को हम कहते हैं कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल ऑडिटर जनरल, ठीक है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी। सीएजी जो होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है। पूरे भारत का एक ही सीएजी होता है। तो ये आप ये खुद सोचो, जो पूरे देश का सिर्फ इकलौता हो, वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। जैसे राष्ट्रपति पूरे देश के एक हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के एक हैं, तो आपको पता चलिए कि वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो सीएजी का पहले हम समझ लेते हैं बेसिक सी चीज़ कि क्या है, क्या इनका काम होता है, फिर इसको आर्टिकल वाइज पढ़ लेंगे, है ना। ये तो समझ आ गया 148 से 151 तक है। आर्टिकल 148 में ही कहा गया है क्या है, सीएजी का पद, सीएजी का पद होगा। आर्टिकल 148 में क्या है, सीएजी का पद होगा। देखो, सीएजी का काम होता है ऑडिट करना। अब ऑडिट क्या करना, या ऑडिट होता है क्या है, ऑडिट का मतलब होता है जैसे किसी ने कोई खर्चा कर दिया, जैसे आप ही सपोज पूरे महीने का खर्चा करते हो, फिर आप हिसाब लिखने नहीं बैठ जाते कि यहाँ पे इतना खर्चा किया, यहाँ पे इतना खर्चा किया, तो उसी कहते हैं हम ऑडिट करना। तो सीएजी का काम ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों के खर्चों को क्या करती है, ऑडिट करती है, फिर वो मैच करती है। सीएजी का ये भी काम, ऑडिट क्यों कर रहा है भाई, यही तो कि गलत तो नहीं खर्च कर दिए, या फिर हमें ज़्यादा तो नहीं बता रहे। जैसे
सपोज करो कि यूपी का, भाई स्टेट का भी ऑडिट करने का काम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काम होता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एयरपोर्ट बनवाया, अब एयरपोर्ट का पूरा खर्चा फिर वो ऑडिट करेंगे कि कितना खर्च कहाँ से, वो कहेंगे कि हमने सीमेंट लिया, सीमेंट हमने इस वाली कंपनी से लिया, इतना बिल है, मतलब बिल्कुल डीप तरीके से, ऐसे नहीं कि उसने जो बता दिया वो लिख लिया, नहीं, हर तरीके से वो बिल वगैरह देख के फिर वहाँ से भी कांटेक्ट किया जाएगा, जिस कंपनी से सीमेंट या फिर लोहा ये सब खरीदा था वहाँ से भी कांटेक्ट किया जाएगा कि आप मतलब इतना आया था, या फिर बिल मैच किए जाएंगे कि ठीक है नहीं ठीक है, तब जाके सीएजी की रिपोर्ट बनती है। तो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना दिमाग खपाने वाला काम होता है सीएजी का। तो वर्क तो समझ आ गया। अब दूसरी बात ही ऑडिट तो समझ आ गया, ऑडिट करता है ना, लेकिन ये नियंत्रक जो है ये नियंत्रण नहीं करता, नियंत्रक नहीं है। क्यों नहीं है? आप क्योंकि खर्च करने के बाद कर रहा है ना, वो पहले थोड़ा ना करे कि यहाँ खर्च मत करो। अगर वो पहले भी सजेशन दे कि यहाँ खर्च मत करो, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, तब तो वो कंट्रोल कर रहा है, तो नियंत्रक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऑडिट करता है। क्लियर? अब 148 में क्या है? पद है, 148 में सीएजी का पद है, तो वर्क तो आप समझ गए क्या है। अब कुछ चीज़ और कि कौन नियुक्त करता है ना, क्या किस तरीके से होता है, तो नियुक्ति वो ये राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। देखो, नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र, एक झटके में याद कर लो, राष्ट्रपति। ठीक, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएंगे, त्यागपत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। बात क्लियर इतनी? दूसरी बात, सीएजी जो होते हैं, सीएजी की जो योग्यता होती है, अब योग्यता की और बात कर लेते हैं। योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। तो आप ये समझो, जो ज़्यादातर जो रिटायर्ड होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट से जो रिटायर्ड जज होते हैं वो सीएजी बन जाते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर क्या होती है कि योग्यता होती है। अब एक चीज़ और रह गई, एक तो नियुक्ति हो गई, शपथ हो गया, त्यागपत्र पढ़ लिया, इनकी जो योग्यता क्या होती है वो पढ़ लिया, और क्या रहेगा इसमें? हाँ, अगर इनको हटाना है, इनको अगर पद से हटाना है तो बहुत बड़ा पद है, ऐसे तो नहीं कोई भी हटा के फेंक देगा इनको, तो इनके लिए क्या होगा? महाभियोग जैसी प्रक्रिया होगी। हटाने के लिए क्या होगा? हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगानी पड़ेगी। और इनको जो वेतन मिलता है, वेतन मिलता है इनको संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि से इनको वेतन मिलता है। और जिनको वेतन गवर्नमेंट की संचित निधि से मिलता है, उसके वेतन में, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी संचित निधि से ही वेतन मिलता है, उनकी सैलरी में, उनके वेतन में नेगेटिव कटौती नहीं कर सकते, यानी कि नेगेटिव चेंज नहीं कर सकते। नेगेटिव चेंज का मतलब क्या है कि कम नहीं कर सकते, बढ़ा तो सकते हो। एक बार जो सैलरी फिक्स होगी तो बढ़नी है, ठीक है ना, इतनी होगी। हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगानी पड़ेगी। सब क्लियर है ना? कैसे हटेंगे, क्या योग्यता होगी, नियुक्ति क्या होगी, शपथ कौन दिलाएंगे, त्यागपत्र किसको देंगे, ये सारी बातें सब क्लियर है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि आगे इनके आर्टिकल पे। 148 समझ आएगी, इनका क्या है? पद है। आर्टिकल 148 में क्या है? पद है। आर्टिकल सीएजी का एक पे आना चाहिए ना। आर्टिकल 148 में क्या है? सीएजी का पद। 149 में है कि सीएजी यानी कि जो समझ आ रहा है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में क्या क्या काम होंगे, अब थोड़ा बहुत तो समझ आ गया। आर्टिकल 149 सीएजी के कार्य लिख सकते हैं या कर्तव्य और शक्ति लिख सकते हैं, क्या क्या होंगी। तो मैंने पहले बता दिया क्या होती हैं। स्टेट, देखो, केंद्र, राज्य और जो होते हैं गवर्नमेंट कंपनियां, जिनको क्या बोलते हैं हम?
एनजीओ के भी होते हैं, या फिर जितनी गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी लिख देती हूँ, गवर्नमेंट कंपनी प्लस संचित निधि, संचित निधि, आकस्मिक निधि, ठीक है ना। इन सब की क्या करना, जांच करना, या कह सकते हो ऑडिट करना। ये काम किसका होता है, सीएजी का होता है। अब केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, गवर्नमेंट जो कंपनियां जैसे एनटीपीसी है, भेल है, और जो बड़ी बड़ी ऐसी कंपनी होती हैं, है ना, उन सब का। संचित निधि का, संचित निधि क्या है, जो गवर्नमेंट के पास पैसा है, गवर्नमेंट का जो पैसा होता है संचित निधि कहते हैं, गवर्नमेंट की जमा पूंजी, जो सारा का सारा हमारे टैक्स से इकट्ठा होकर जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड। आकस्मिक निधि वो होती है, कुछ पैसा है तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग होते, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट की भी होती है। भाई आकस्मिक निधि होगी और संचित निधि होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी होगी और हर स्टेट की, स्टेट गवर्नमेंट की भी अलग अलग होगी। तो आकस्मिक समझ आ रहा है कि कोई अचानक से कोई काम हो जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो अगर आप तो यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। तो आकस्मिक निधि को कहते हैं हम कॉन्टीजेंसी फंड, कॉन्टीजेंसी फंड, ठीक है। आकस्मिक निधि, इन सब की जांच कौन करेंगे, इन सब की जांच कौन करते हैं, सीएजी करते हैं। तो ये इनकी पावर होती है। आगे चले, आर्टिकल 149 समझ आ गया। अब आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51, बस 2 आर्टिकल बचे, और कर दो। देखो आर्टिकल 150, आर्टिकल 150 में कहा गया है कि लेखा का प्रारूप, लेखा का प्रारूप, लेखा का प्रारूप का मतलब क्या है, सीएजी की लेखा, सीएजी की तो बात हो रही है। लेखा मतलब कि जो उन्होंने ऑडिट किया है उसका प्रारूप, यानी कि वो किस फॉर्म में होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति। कौन डिसाइड करेंगे, लेखा का प्रारूप कौन डिसाइड करेंगे, सीएजी की लेखा का, लेखा यानी कि जो वो ऑडिट कर रहे हैं, जो वो लिख रहे हैं, उसका जो प्रारूप है, यानी कि वो किस फॉर्म में है, प्रारूप यानी कि किस फॉर्म में है ना। ये कौन डिसाइड करेंगे, ये राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। जैसे इन्होंने सब कुछ ऑडिट कर लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी खर्चा था सब उन्होंने ऑडिट कर लिया कि हाँ ठीक है, ये इतना यहाँ पे गया, ये इतना यहाँ पे गया। और काफ़ी सारे जो घोटाले होते हैं, घोटाले सीएजी पकड़ लेते हैं, ऐसे तो पकड़ते हैं। वो जो था राफेल घोटाला, वो भी सीएजी नहीं पकड़ा था, ठीक। अब इनके ऊपर प्रेशर तो होता नहीं, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का, ना ही स्टेट गवर्नमेंट का, ना इनकी सैलरी कम कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो इसका प्रारूप का मतलब यह है, जब सब कुछ ऑडिट कर लिया, तो जैसे कि अगर राष्ट्रपति चाहते हैं कि आप ऐसे करो, जो आकस्मिक निधि का है उसको फ्रंट पेज पे लिखो, है ना, या फिर उसको फिर पीडीएफ फॉर्म में करो, है ना, तो समझ रहे हो ना, इस तरीके, मतलब किस तरीके से उनको रिपोर्ट देनी है, ये कौन डिसाइड करते हैं, राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। ये किसमें, आर्टिकल 150 में। आर्टिकल 151 लास्ट, भाग 5 का आखिरी आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 151, आर्टिकल 151 कहता है कि सीएजी की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट, रिपोर्ट ये किसको सौंपेंगे, सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देंगे। देखो 2 तरह की रिपोर्ट इनके पास, एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, या केंद्र लिख देती हूँ, छोटा लिखा जाएगा, एक तो है केंद्र सरकार की, और एक है इनके पास राज्य सरकार की। अब राज्य सरकार की तो सभी राज्य की करनी पड़ती है, इनका कोई असिस्टेंट कोई वो भी नहीं होता, है ना। जैसे हमने वो पढ़ा था अटॉर्नी जनरल, तो उसमें फिर अटॉर्नी जनरल के साथ हमने सॉलिसिटर जनरल भी पढ़ा था, फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो उनकी हेल्प करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट देंगे किसको, ये राष्ट्रपति को, सीधे रायसीना की पहाड़ी पे पहुंचेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की केंद्र सरकार की रिपोर्ट सीधे किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, है ना। वैसे ही राज्य सरकार की रिपोर्ट किसको देनी चाहिए, राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल को देंगे। अब राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को क्या करेंगे, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहाँ लिख रखवा देंगे, संसद में। कहाँ लिखवा रखवा देंगे, संसद में रखवा देंगे। वैसे ही राज्यपाल कहाँ लिखवाएंगे, विधानमंडल में।
विधानमंडल में रखवा देंगे। अब संसद में रखवाने का मतलब क्या है भाई, संसद में रखवाएंगे तो ये तो नहीं किसी को भी दे देंगे, संसद में अध्यक्ष को देंगे, है ना। संसद में दो है, एक भाई लोकसभा है, राज्यसभा है। तो अगर संसद में लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, लोकसभा में किसको देंगे, अध्यक्ष को, अध्यक्ष तक पहुंचाएंगे, और राज्यसभा में सभापति को देंगे, ठीक है। अब वो उसकी रिपोर्ट की सारी कॉपी पूरे उसमें अपनी सभा में बांट सकते हैं कि सब देख लो, देख तो सब सकते हैं सीएजी की रिपोर्ट। सेम ऐसी यहाँ पे क्या होगा, विधान परिषद भी होगा, विधानसभा भी होगा और विधान परिषद भी होगा। विधानसभा में अध्यक्ष और यहाँ पे सभापति, ठीक। अब रिपोर्ट आ गई संसद में, अब होगा हल्ला भाई, क्या क्या कैसे क्या सब देख लेंगे, हैं उसमें विपक्ष के भी होंगे। लेकिन आप ये बताओ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सीएजी जो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट को घोटाला छुपाना है तो सीएजी को मिला लें अपने साथ, भाई बिल्कुल सही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइम पे मैंने आपको बताया अब ये काम आएगा क्या, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति याद है ना, लोक लेखा समिति के 2 ही काम होते हैं, एस्टीमेट की जांच करना कि गवर्नमेंट कोई घोटाला ना कर दे। लेकिन घोटाले तो भैया फिर भी होते हैं, कितनी कुछ भी कर लो। लेकिन बात यह है कि हमारे संविधान कितना बेहतरीन बना है, कितना गहराई से, कितने घुमावदार से, कि ऐसा ना हो जाए। यानी कि पावर कह सकते हैं कि 100% पावर किसी के हाथ में नहीं है, किसी को आप सुपीरियर नहीं कह सकते, एक के ऊपर कुछ ना कुछ, सबके ऊपर कुछ ना कुछ है ना। तो ऐसा ना हो, यानी कि सीएजी किसी से ना मिले या फिर गवर्नमेंट इस चक्कर में ना पड़े। तो सीएजी की रिपोर्ट कौन जांच करती है, लोक लेखा समिति। अब लोक लेखा समिति को ही क्यों दिया गया है, क्योंकि आपको याद होगा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष का नेता। अब विपक्ष तो घोटाला नहीं होने देगी, क्योंकि वो तो चाहती है विपक्ष, भाई विपक्ष में कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, विपक्ष तो चाहती है कि गवर्नमेंट अगर कोई घोटाला करे पब्लिक के सामने आए, कि इनकी सरकार ना बने, फिर अगली बार हमारी सरकार बने। इस वजह से लोक लेखा समिति क्या करेगी, सीएजी की रिपोर्ट की जांच करेगी, रिपोर्ट की जांच सही है या नहीं है। समझ आ गया। आर्टिकल 151 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मतलब ये बात ही कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल तो 148, अगर सीएजी से आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 148 ही पूछेगा, ये आर्टिकल नहीं पूछेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पूछ सकता है ना। सीएजी की रिपोर्ट कौन जांच करता है, लोक लेखा समिति, क्योंकि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष का नेता। तो यहाँ पे चांसेस 99% कम हो जाते हैं। क्लियर। तो ये हमारा आज का क्या, हमने सीएजी भी पढ़ लिया। अब हमने देखो हमने 5 भाग कंप्लीट कर लिए अपने। अब ये समझो कि आधे से ज़्यादा संविधान हो गया। आपको लग रहा होगा देखने में कि भैया 22 में से अभी तक तो 5 ही हुए हैं, पर बात ये है, ये जो 5 हुए हैं ना, आधा संविधान हमारा कंप्लीट हो गया, आधा ही बचा है। अब एक स्टार्टिंग से जो भाग 5 है हमारा, भाग 5 है, भाग 5 में आर्टिकल कितने पढ़े हमने, 52 से लेकर 151 तक, कुछ ही छुड़वाए मैंने, सभी पढ़ाया आपको। एटलीस्ट कुछ आर्टिकल छोड़े भी हैं तो उसके कॉन्सेप्ट सब पता है। आर्टिकल सिर्फ वही छोड़े जो कभी पूछे नहीं जाते, इंपॉर्टेंट है नहीं, तो फालतू में पढ़ने के, उसके चक्कर में पढ़ने का फ़ायदा नहीं है ना। देखो तो 52 से लेकर 151 तक मैं आपको वो आर्टिकल बता देती हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। 52 से लेकर 151 तक। चलो तो इसको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी, है ना, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आज कुछ काम भी है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट मैं आपको सारे इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता दूंगी और भाग 6 हम स्टार्ट कर देंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ज़रूर ज़रूर ज़रूर।